को लेकर जो संघर्ष की स्थिति समाज में बनती है या बन सकती है, उसके बारे में यदि अवेयरनेस है तो यह टॉपिक आपको अच्छा लगेगा। राइट। देखिए, मार्क्स के विचार जो थे बड़े स्पष्ट और सीधा साधा था। उन्होंने समाज को वर्ग में बांटकर समझने की कोशिश की और उन्होंने ये महसूस किया कि समाज में एक वर्ग ऐसा है जिसके पास संसाधनों पर स्वामित्व है, जो पूंजीपति है, जो आर्थिक रूप से संपन्न है। और समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, जिसके पास भूजी भूमि नहीं है, जिसके पास पूंजी नहीं है, लेकिन वो अपने श्रम के द्वारा अर्थ को प्राप्त करता है और उसी के आधार पर अपने जीविकोपार्जन को करता है। और उन्होंने महसूस किया कि यह जो विषय है, यही विषय शोषण को जन्म देता है कि जिसके पास संसाधन है वह श्रमिक का शोषण करेगा। और इस तरह से बुजुर्वा बनाम सर्वहारा वर्ग की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मार्क्स के जो सिद्धांत थे, मार्क्स के जो विचार थे, राइट, उसको जानने की कोशिश करेंगे कि थ्योरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ये जो प्रिंसिपल है थ्योरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष का इतिहास, ये है क्या। डियर स्टूडेंट, मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष का इतिहास के बारे में बात किया, या ऐसे जो सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया, इसमें एक बात तो यह है कि इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो ऐतिहासिक ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में हमने डिस्कस किया था। ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत उन्होंने मानव के आर्थिक विकास के इतिहास को प्रेजेंट करने की कोशिश की और ये माना गया कि यह इनके सिद्धांत का एक तरह से क्या है, वैज्ञानिक आधार है। लेकिन वर्ग संघर्ष का जो मार्क्स का सिद्धांत है, वह एक तरह से देखा जाए तो यह सिद्धांत अपने आप में एक तरह का सामाजिक सिद्धांत है। क्या है? सामाजिक। इसके सामाजिक महत्व है क्योंकि इन्होंने यहां पर समाज को दो वर्गों में बांटकर समझने का प्रयास किया है। राइट। अब देखिए, यहां पर मार्क्स ने जो क्लासिफिकेशन किया है, तीन सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहले दो सिद्धांत के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक तो मार्क्स का जो पहला सिद्धांत था, है ना, वो भी कॉन्फ्लिक्ट पर एक तरह से आधारित। अब वो वैसे तो देखे तो इनका पूरा का पूरा मार्क्स का सिद्धांत ही कॉन्फ्लिक्ट पर आधारित है। राइट। तो यहां पर सबसे पहले हम द्वंदात्मक सिद्धांत के बारे में बात किए थे। और जब द्वंदात्मक सिद्धांत के बारे में किए तो द्वंद का मतलब है दो विचारों के बीच संघर्ष, यानी हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां हमारे मन में दो विचार उत्पन्न होते हैं, हाँ या ना, यस और नो, ये करना है नहीं करना, ये होता है ये नहीं होता है। और इस आधार पर हम निष्कर्ष तक एटलीस्ट फाइनली पहुंचते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो द्वंदात्मक जो सिद्धांत था वो मार्क्स का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता था। ऐतिहासिक जो भौतिकवाद का सिद्धांत था दूसरा, यह मार्क्स का वैज्ञानिक आधार था। लेकिन वर्ग संघर्ष का जो इतिहास है वो मार्क्स का सामाजिक सिद्धांत है, या हमको इसको हम सामाजिक वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक। अब आइए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन कि इस सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा। देखिए, सबसे पहली बात कि मार्क्स ने समाज को दो वर्गों में, क्लास में डिवाइड करने की कोशिश की। एक उन्होंने कहा कि एक धनवान वर्ग होगा जिसका उत्पादन के साधन पर अधिकार होगा। राइट। ये पूंजीपति वर्ग होगा, इसके पास मिल होगी, इसके पास जमीन होगी, इसके पास कैपिटल होगा। दूसरा जो वर्ग होगा वो गरीब वर्ग होगा, यानी कि जो धनवान होगा, स्वाभाविक बात है, उसके पास पूंजी होगा, कैपिटल होगा। और जो निर्धन वर्ग होगा उसके पास क्या होगा? श्रम होगा, यानी कि यह श्रमिक होगा, श्रम करेगा। तो जिसके पास पूंजी है वो प्रभुत्वशाली है। आज भी हमारे समाज में क्या है? पैसा बोलता है। राइट। ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? पैसा बोलता है। यानी कि जिसके पास पूंजी है ना, वो डोमिनेंट क्लास होता है। वो उसके पास पैसा है, श्रम पूंजी है, उसके पास रिसोर्सेस हैं। बाकी लोग क्या है? वो सर्वहारा वर्ग हैं। तो जो ये पूंजीपति वर्ग होगा, राइट, ठीक,
इसी को मार्क्स ने बुर्जुआ वर्ग कहा, राइट। और जो गरीब वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, इसको मार्क्स ने क्या कहा? इसको मार्क्स ने कहा सर्वहारा, राइट। जो कॉमन लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो आम आदमी हैं, उनको इन्होंने क्या कहा? सर्वहारा कहा, राइट। और जो पूंजीपति लोग हैं वो हैं। अब इसी स्थिति को इन्होंने एक्सप्लेन करते हुए मार्क्स ने समझाया कि जो धनवान वर्ग होगा वो प्रभुत्वशाली वर्ग होगा, डोमिनेंट क्लास होगा। और जो निर्धन वर्ग होगा वो पराश्रित डिपेंडेंट क्लास होगा। और इस तरह से समाज में एक स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें डोमिनेंट क्लास वर्सेस डिपेंडेंट क्लास की स्थिति होती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग संघर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी से समाज में वर्ग संघर्ष उत्पन्न होती है। तो मार्क्स का यह मानना था कि जब तक सत्ता इन लोगों के हाथ में रहेगी, डोमिनेंट क्लास के हाथ में रहेगी, तब तक गरीब कमजोर वर्गों का शोषण होता रहेगा। इसलिए जरूरी है कि सत्ता का ट्रांसफर यहां से हटाकर यहां किया जाए, ताकि गरीबों का शोषण कम हो सके या न के बराबर हो सके। यही सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया है वर्ग सिद्धांत के अंतर्गत। अब इन्होंने इसको एक्सप्लेन हम कर देते हैं कि मार्क्स के अनुसार समाज का वर्ग विभाजन दो भागों में हुआ, एक धनवान वर्ग और एक निर्धन वर्ग। जो धनवान वर्ग है वो सामाजिक उत्पादन के साधनों का क्या है? स्वामी है, मालिक है। और इसीलिए इसे हम लोग प्रभुत्वशाली वर्ग कहते हैं। जो गरीब निर्धन वर्ग है वो क्या है? वो आश्रित वर्ग है। और वो अपने जीवन को निर्वाह के लिए, जीने के लिए श्रम पर आधारित है, यानी कि वो लेबर क्लास है। और लेबर क्लास का हमेशा मालिक क्या करता है? शोषण करता है। हालांकि आज के दौर में स्थितियां काफी बदल गई हैं। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो लेबर्स को प्रोटेक्शन देती हैं, तमाम तरह के राइट्स देती हैं, ग्रेच्युटी देती हैं, बोनस देती हैं। और आज वो चीजें नहीं है। आज राज्य भी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की तरफ आगे बढ़ रहा है, न्यूनतम मजदूरी का कॉन्सेप्ट लागू किया है। तो आज तो चीजें नहीं, लेकिन जब समाज एक ऐसे समय की इन्होंने अवधारणा प्रस्तुत की जब दुनिया औद्योगिकरण की तरफ आगे बढ़ रही थी और बड़ी बड़ी कंपनियां उस समय उद्योगों का निर्माण हो रहा था, तो समाज में एक लोग थे जो कैपिटलिस्टिक थे, दूसरे जो लेबर थे जिनके पास स्किल नहीं था, वो अपने श्रम के बल पर क्या करते थे? अपने जीविकोपार्जन करते थे और उनके श्रम का बड़े पैमाने पर शोषण होता था। और इसी आधार पर अब दास प्रथा का ले लीजिए उदाहरण। दास प्रथा क्या था? दासों का शोषण ही तो होता था। दास प्रथा में मालिक होता था और मालिक दासों का शोषण करता था। और इस बात का डिस्कशन हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, पिछले वीडियो को देखेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। तो क्लास कन्फ्लिक्ट के बारे में यदि हम बात करें तो मार्क्स और एंगेल्स ने कहा कि जब तक का इतिहास अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। और मार्क्स और एंगल्स ने ये क्लियर कहा कि अब तक का जब इतिहास वर्ग संघर्ष, तो वर्ग संघर्ष तभी उत्पन्न होगा जब समाज में दो वर्ग होगा। क्या होगा? दो वर्ग होगा, एक पूंजीपति और दूसरा वर्ग जो है श्रमिक वर्ग होगा। और इन दोनों के स्थिति में यदि शोषण है, शोषण की स्थिति है, जहां मालिक नौकर का शोषण कर रहा है, तो संघर्ष स्थिति में वर्ग संघर्ष का उत्पन्न होना बहुत ही स्वाभाविक और नॉर्मल बात है। इसीलिए इन्होंने माना कि अब तक का जो इतिहास है किसी न किसी रूप में वर्ग संघर्ष समाज में होता रहा है। ठीक। तो वर्ग संघर्ष जब समाज में होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? ऑपरेशन टूल के बारे में, कि राज्य एक दमनकारी उपकरण। देखिए इन्होंने ये माना कि स्टेट जो होता है वो एक दमनकारी उपकरण है। ठीक। अच्छा देखिए, जैसे समाज में इन्होंने इस बात को एक्सप्लेन करते हुए मार्क्स ने ये समझाने का प्रयास किया कि जैसे मान लीजिए पूंजीपति हैं, मिस्त्री हैं, राजा हैं, ये आपसी आपसी जो है द्वंद्व, हिंसा, प्रतिशोध से प्रभावित होते हैं। और कई बार ये अनावश्यक मान लीजिए युद्ध में चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई राजा है, राइट। तो राजा के साथ देखेंगे युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। और राजा कई बार आवश्यक युद्ध भी लड़ता है, कई बार अनावश्यक युद्ध भी लड़ता है। और युद्ध के बाद क्या दो ही चीजें होती हैं? अंततः क्या होता है? या तो समाज में क्रांति आ जाती है, तो आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि क्रांति तो नहीं आई,
लेकिन राजा को युद्ध में पराजय होने लगा, और जब हार हुआ तो क्या हुआ, सबसे ज्यादा तकलीफ किसने उठाया, फिर प्रजा, जो आम कॉमन लोग हैं, जिसको इन्होंने सर्वहारा वर्ग कहा, सर्वहारा वर्ग का बड़े पैमाने पर शोषण प्रजा का होने लगता है। इस बात को इन्होंने समझाने का प्रयास किया, और इन्होंने अपनी घोषणा पत्र, जो साम्यवादी घोषणा पत्र है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें कहा कि अब तक का जो है, ये प्रश्न भी इसको याद रखेंगे, कि जो ये सवाल इन्होंने कहा कि अब तक का इतिहास, वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये इन्होंने कहाँ डिस्कस किया है, तो ये साम्यवादी घोषणा पत्र में, ये साम्यवादी घोषणा घोषणा पत्र में इन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया है, राइट। तो इन्होंने कहा कि जब वर्ग संघर्ष होगा, इस तरह से दमनकारी उपकरण है, तो वर्ग संघर्ष जब समाज में होता है, तो दो लोगों में, पूंजीपति वर्सेस लेबर, ऐसे भारत में देख लीजिए, बी आर अम्बेडकर का सिद्धांत क्या था, बी आर अम्बेडकर ने जिस मूवमेंट को लेकर आगे बढ़े, वर्ग संघर्ष ही तो था। उन्होंने कहा कि जो सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जो पूंजीपतियों द्वारा, जमींदारों द्वारा, सवर्णों के द्वारा, उस व्यवस्था को हम नहीं मानते, क्योंकि वो व्यवस्था गरीबों को, मजदूरों को शोषण करता है। तो एक तरह से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। तो जब संघर्ष होता है, तो हमेशा उस संघर्ष के बाद पूंजीवाद का अंत होता है। उसके पीछे रीजन है, आपके पास कैपिटल है, मैन पावर नहीं है। मैन किसके पास है, कॉमन लोगों के पास है। तो पूंजीवाद का जब अंत होगा, तो उसी पूंजीवाद के अंत पर जो नए समाज की स्थापना होती है, वह क्या है, समाजवाद है। समाजवादी समाज की स्थापना होती है। और समाजवादी समाज में सामाजिक स्वामित्व, जिसे हम सोशल ओनरशिप कहते हैं, इस पर आधारित उत्पादन होता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, जो चाइन समाजवादी अर्थव्यवस्था का थोड़ा सा, जैसे चाइना है, रशिया है, यानी उत्पादन के साधन पर आम लोगों का अधिकार होगा, यानी स्टेट ओन्ड होता है। स्टेट को कौन बनाता है, चुनता है, तो स्टेट को आम लोग चुनते हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन उत्पन्न हो रहा है, कि यहाँ पर ये माने कि जो सत्ता है, ध्यान देना, इसके लिए ये भी कॉन्सेप्ट समझना है कि सत्ता जो है, पूंजीपति से निकलकर किसके पास आ जाए, आम आदमी के पास आ जाए, यानी जो शोषण जिस वर्ग का हो रहा है, उसके हाथ में सत्ता आ जाए, या उसके चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में आ जाए, तो शोषण क्या होगा, बंद हो जाएगा। और तब जो समाज बनेगा, वो समाजवादी समाज होगा, राइट। और समाजवादी समाज में लेबर के हितों का पुरजोर ध्यान रखा जाता है। तो सामाजिक स्वामित्व, सोशल ओनरशिप पर आधारित उत्पादन होगा। वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का निर्माण, हालांकि गांधी भी इस पर बात किए थे। वर्ग विहीन और राज्य विहीन का देखिए मतलब क्या है, जैसे उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में हम समझा देते हैं। वर्ग विहीन का मतलब है, समाज चार वर्णों में बटा है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। उसके बाद पता चला कि उस समय की व्यवस्था ऐसी थी कि जो शूद्र थे उनका शोषण हो रहा था। तो अब कहा गया कि नहीं, कोई क्लासिफिकेशन, सब लोग कॉमन लोग होंगे, सभी उत्पादन के साधन में काम करेंगे। पूंजीपति भी जब श्रमिक की भूमिका में आ जाएगा, ध्यान देंगे, श्रमिक, ना अब कोई पूंजीपति है ना कोई श्रमिक है, ना अब कोई जमींदार है ना कोई साधारण आदमी है, सब बराबर हो गए। तो समाज जो होगा वो समानता पर आधारित होगा, और यही साम्यवादी समाज होगा। स्टेट जो है शोषणकारी है, तो स्टेट का रोल जितना कम से कम होगा, उतना ही जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। राज्य विहीन का मतलब क्या है, कि राज्य की दमनकारी नीतियों से मुक्ति, इसको सिंपल भाषा में हम समझेंगे, ठीक। पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग को समझेंगे, तो दो वर्गों की बात यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ही किया था। एक सर्वहारा वर्ग, एक बुजुर्गा वर्ग। तो जो बुजुर्गा वर्ग है, वो सामाजिक उत्पादन के प्रमुख साधन, जैसे भूमि, कारखाना, पूंजी का वो स्वामी होता है। और एक जो सर्वहारा वर्ग होता है, वो कॉमन लोग होते हैं, और वो जैसे उनका कोई संपत्ति पर अधिकार नहीं, हमारे यार है बेटा, संपत्ति पर अधिकार, गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी, उसको उतार दो, आ जाएगी नहीं। उसको दूसरा जो वर्ग होता है, वो संपत्ति पर जैसे उसका जो है, एक तरह से कोई अधिकार नहीं होता है, वो केवल लेबर होता है, आ जा आ जा आ जाओ, केवल लेबर क्लास होता है ना, केवल लेबर क्लास होता है। और लेबर जो क्लास होता है, डियर एस्पिरेंट, लेबर क्लास का मेन वर्क क्या होता है, केवल श्रम करना, और श्रम के आधार पर ही वो अपना जीविकोपार्जन
करता है, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, कोई बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट की वो क्रांति और अधिनायकवाद के बारे में बात की। समाजवाद की जो स्थापना होगी उससे पहले होगी, क्या होगी, तो इन्होंने कहा कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट, यानी कि पहले तो समाजवाद की स्थापना से पहले किसी भी समाज में अधिनायकवाद होती है। अधिनायकवाद जो होता है वहां शोषण होता है, और जब अधिनायकवादी व्यवस्था में शोषण होगा तो उस शोषण के खिलाफ एक आवाज उठेगी, आवाज उठेगी तो क्रांति होगा, और जब क्रांति होगा तो एक नई व्यवस्था का जन्म होगा, और वो व्यवस्था जो होगी वो क्या होगी, वो साम्यवादी व्यवस्था होगी। यही बात इन्होंने इस विषय पर कहा था, ठीक। दूसरी बात इन्होंने कहा कि आवश्यकता का राज्य, यानी किंगडम ऑफ नेसेसिटी, स्वतंत्रता का राज्य की ओर संक्रमण, यानी कि जो आवश्यकता, जो किंगडम ऑफ नेसेसिटी थी वह किंगडम ऑफ फ्रीडम की ओर आगे बढ़ेगा, राइट। और यहाँ पर जो इंडिविजुअल का शोषण हो रहा है वह शोषण से समाज क्या होगा, मुक्त होगा। और इन सभी बातों का जो अंतिम लक्ष्य है वो अंतिम लक्ष्य क्या होगा, अंतिम लक्ष्य होगा साम्यवाद की क्या करना, स्थापना करना। तो इसी बात को इन्होंने, हम एक बार पढ़कर इसको सुना भी देते हैं। इन्होंने कहा कि साम्यवादी समाज वर्ग विहीन होगी, राज्यहीन भी होगा। साम्यवाद के उदय से पहले सामाजिक विकास की सब आवश्यकताओं में मनुष्य प्रकृति के निर्विकार नियमों से बंधा रहता है, अतः यह विवश होता है, परंतु परंतु साम्यवाद की स्थापना हो जाने पर वह इन बंधनों से क्या होता है, मुक्त हो जाता है। अतः साम्यवादी समाज की स्थापना से परिवर्तन का संकेत मिलता है, जिसमें मनुष्य विवशता लोक से निकलकर स्वतंत्र लोक में प्रवेश करेगा। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थॉट था। उसके बाद हम नीचे आते हैं, आगे देखते हैं क्या है। लेनिन, माओ और स्थायी क्रांति। देखिए, लेनिन ने कहा कि पूंजीवाद के अवशेष हटने के बाद भी साम्यवादी दल को लंबे समय तक सत्ता में रहना होगा, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था तो खत्म होगी लेकिन समाजवादी जो वर्ग है उसको जब लंबे समय तक वो सत्ता में रहेगा, ठीक, तभी जाकर वास्तव में समाजवाद की क्या होगी, स्थापना होगी। माओत्सुंग की बात करें तो इन्होंने कहा कि वर्ग संघर्ष पूरी तरह खत्म नहीं होता, समाजवादी क्रांति के बाद भी नैतिक मूल्य और विचारधाराओं पर संघर्ष जारी रहता है, और इसे इन्होंने स्थायी क्रांति कहा है। वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है उसको समझेंगे हम। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद पर आधारित है। इसका वैज्ञानिक आधार और मनोसामाजिक या कह सकते हैं कि सामाजिक आधार है। वर्ग संघर्ष धनवार वर्ग बनाम निर्धन वर्ग के बीच अपने अधिकारों को लेकर किया गया एक संघर्ष है। तो ये मार्क्स का वर्ग संघर्ष हमने पढ़ा, और आज